आज मैं जो ये 5 अगस्त 2024 को साउथ एशिया के एक कंट्री बांग्लादेश में जो जनता ने सरकार का तख्ता बदल दिया और इलेक्टेड प्रधानमंत्री को देश छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा, ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल एक नई चीज़ डेवलप हुई है। अगर जो हम यहाँ देखें पिछले 200 साल में जब से नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ तो साउथ एशिया में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जबकि जनता ने सरकार का तख्ता पलट दिया। सरकार तो अपने आप में बहुत पावरफुल होती है, उसका पुलिस होती है, उसके बाद फौज होती है, मगर ये वो सब फेल हो गए। पुलिस ने तो कार्रवाई की, प्रधानमंत्री के प्राइम मिनिस्टर के कहने का अमल किया और 500-600 आदमी, कुछ कहते हैं 1000 आदमी, तो 500-600 आदमियों की तो आ रही है जो कि पुलिस की गोलियों में से मारे गए। मगर ये भी बात निकल के आ रही है जबकि प्रधानमंत्री ने, प्राइम मिनिस्टर ने फौज को कहा कि आप भी पुलिस ने जैसी कार्रवाई वैसी ही कार्रवाई कीजिए, तो आर्मी ने मना कर दिया कि हम वो सब नहीं करेंगे, जो पुलिस का काम है वो पुलिस ही करेगी, फौज नहीं करेगी। उसके बाद जो था प्रधानमंत्री को भागना पड़ा अपना देश छोड़ के। वो क्यों हुआ सब? डेमोक्रेसी में जब एक इलेक्टेड आदमी डिक्टेटर की तरह बिहेव करने लगता है, सारे जो उसके चेक एंड बैलेंसेस होते हैं स्टेट में, जुडिशरी है, इलेक्शन कमीशन है, सब में अपने पिट्ठू अपने जो है पिल्ले बैठा देते हैं। ना इलेक्शन कमीशन आज़ाद बचता है, ना जुडिशरी आज़ाद बचती है, सरकार के मनमाफी फैसले देते हैं। उसके जो अपोनेंट होते हैं, पॉलिटिकल ओपोनेंट, उनके खिलाफ जो है झूठे मुकदमे पुलिस बनाती है और अदालतें जो है जुडिशरी उनको जेलों में डाल देती है। उस सबका ये नतीजा निकला, जैसे एक कुकर में सेफ्टी वॉल्व होता है कि फालतू स्टिक बनती है तो निकल जाती है, तो ये उसी किस्म की चीज़ें होती हैं। सेफ्टी वाला आदमी जुडिशरी से इंसाफ की उम्मीद करता है, इलेक्शन कमीशन से वो उम्मीद करता है कि वो ईमानदारी से इलेक्शन कराएगा, और इकोनॉमी भी उसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। मैं समझता हूँ ये कोविड-19 जो पैंडेमिक हुई है, सारी दुनिया में जगह जगह लॉकडाउन हुए। सबसे ज़बरदस्त लॉकडाउन हुआ चाइना में कि अगर जो किसी शहर में एक भी आदमी को इन्फेक्शन हो गया तो पूरे सिटी को लॉकडाउन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। सारा प्रोडक्शन ख़त्म हो गया, इकोनॉमी ख़त्म हो गई, जनता की आमदनी ख़त्म हो गई। उसके बाद जो सिविलिटी के हिसाब से देखें तो इंडिया में हुआ, जिसकी ज़रूरत नहीं थी इतने सीवियर उसके लॉकडाउन की, वो यहाँ पे हुआ। तो नरेंद्र मोदी तो नासमझ आदमी है, इसके जो एडवाइज़र हैं या पता नहीं कौन है, उन्होंने जो एडवाइस दी उसके मुताबिक चला। सरकार ऐसी चलती है एडवाइजर्स के मुताबिक। तो इससे एक तो इकोनॉमी का सबका बंटाधार हो गया सारी दुनिया का, और जो ये साउथ एशिया के हैं गरीब कंट्री हैं, यहाँ से हाल से बदहाल हो गया। तो जनता एक तो जो है भूख प्यास से वैसी परेशान थी, बेरोजगारी जो थी बहुत दिन दिन बढ़ती जा रही थी, अभी भी बढ़ रही है। उसके बाद जो है आप किसी की बात सुन के राजी नहीं, डेमोक्रेसी में जो होना चाहिए वो चीज़ ख़त्म हो गई। इलेक्शन में धांधलीबाजी हो, बेईमानी हो, वो बांग्लादेश में हुआ है। इंडिपेंडेंट इलेक्शन थी, इंडिपेंडेंट और फेयर इलेक्शन वो चीज़ ना हुआ ना हिंदुस्तान में इंडिपेंडेंट और फेयर इलेक्शन हुआ। तो 5.25 करोड़ वोट जो है, जितने वोट लॉक किए गए थे मशीनों, उससे ज़्यादा काउंटिंग किए गए। वो कैसे हुआ काउंटिंग, कहाँ से है वो वोट? इलेक्शन कमीशन जवाब देकर राजी नहीं है। जुडिशरी भी बिकी भी है, उसने भी अपनी आज़ादी खो दी है। सरकार से नौकरी मिलती है ना जजेस को, जो 2019 में भी यही हुआ था, 2024 में भी यही हुआ।
2024 वाली जो फालतू वोट गिने गए थे उनकी अब तक काउंटिंग नहीं चालू हुई, और 2024 की कब होगी पता नहीं। कुछ इंस्टीट्यूशन गए हैं सुप्रीम कोर्ट में तो इस 24 के इलेक्शन को भी लेके। तो जब आप जो गवर्नमेंट है उसके सब इंस्टीट्यूशन जो है वो स्लेव बन जाते हैं, अपनी इंडिपेंडेंस ऑटोनॉमी खो देते हैं, जैसे कि बांग्लादेश में वो इंडिया में भी हो रहा है, भारत में भी यही हो रहा है, पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। वहाँ पे आर्मी कंट्रोल करती है सब कुछ, किसको जिताना है, किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है पाकिस्तान में, वो आर्मी के जनरल डिसाइड करते हैं। अपोजिशन वालों को इमरान खान को पकड़ के जेल में डाल दिया, उसकी पार्टी बैन कर दी। यही सब कुछ बांग्लादेश में भी हुआ। इंडिया में भी इस दो के भी इनके सबके जो अकाउंट जो खाते हैं कांग्रेस पार्टी के, सब बंद कर दो। आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल दो, और झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी के आदमी को जेल में डाल दो। झूठे भ्रष्टाचारी है तो भ्रष्टाचार तो तुमने सबने पार्टी में ले लिए। एक को हिमंता विश्वास शर्मा को उसका चीफ मिनिस्टर बना दिया असम का, जिसको प्रधानमंत्री और बीजेपी कहती है सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। जो अजित पवार था वो कहते सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो जो बीजेपी में आ गया वो ईमानदार हो गया, जो अपोजिशन में रहा उसको पकड़ के जेल में डाल दो। तो मगर ये जो चीज नई हुई है, एजिटेशन होते थे, हमेशा से होता है, आगे भी होंगे। कोई सोचे कि अपने गांधी ने इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन कर करके अंग्रेजों को भेज दिया। वो तो फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकंड वर्ल्ड वार के बाद इंग्लैंड की इकोनॉमी इतनी डाउन हो चुकी थी, वो उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचा था इंडिया को रूल करने में। वो तो चाहते थे कि हिंदू मुसलमानों का समझौता हो जाए, समझा दे, अपनी जान छुड़ा के चले यहाँ से वापस। फ्रांस ने भी सभी अपनी कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दे दी। इंडिया तो भाई इंडिया में तो यहाँ महात्मा गांधी कर रहे, अफ्रीका में किसने किया? उसके बिना नहीं वो सब छोड़ दिया। कांगो था, युगांडा था, सब चले गए अंग्रेज वापस। मगर ये जो बांग्लादेश वाली चीज हुई है, इसके मुझे दिखाई दे फार अवे इसके इम्प्लीमेंटेशन होंगे, इसके असर होंगे, और ये हिंदुस्तान में भी हो सकता है। वो मुश्किल काम नहीं है कि आदमी 10-15 दिन जो एजिटेशन करें और घुस जाए प्राइम मिनिस्टर के घर में, ऑफिस में। सुप्रीम कोर्ट को चारों तरफ से घेर ले, हाई कोर्ट को चारों तरफ से घेर ले, सब जल्द से इस्तीफा देगा, भाग जाएंगे। क्योंकि पुलिस में जो है गाँव का ही आदमी है ना। अब ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, अगस्त से एंड में, अक्टूबर में रिजल्ट आ जाएगा हरियाणा का। अब जो हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, उसने रास्ता सब ब्लॉक किया, पंजाब से आने नहीं जा रही किसान का हो। तो सरकार बदल जाएगी तो वो जो उन्होंने रुकावटें हटाई लगाई भी है सब हट जाएंगे, सब आ जाएंगे। वो दिल्ली किसान जो है पहले भी आए थे, वो 2 साल पड़े रहे दिल्ली के बॉर्डर पे, अब फिर आ जाएंगे। तो अब की दफे आगे क्या प्रधानमंत्री के घर में नहीं घुस जाएंगे? मोदी भाग के कहाँ जाएगा? भागना तो पड़ेगा। तो ये जो सब चीजें हो रही हैं, मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ जनता के तो हित में हुआ। जो भ्रष्टाचारी शासक थे, बेईमान शासक थे, उनको भागना पड़ा। मुजीबुर रहमान जो थे हसीना के फादर, उन्होंने एक पार्टी रूल कर दिया था, कोई दूसरी पार्टी नहीं होगी, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी का होता है चाइना में, 1 पार्टी रूल। अब ये झांसेबाजी चल रही है कि 100 साल जो है 2047 में भारत विकसित हो जाएगा। जैसे चाइना के जो उनकी स्कीम है कि 100 साल में जो 2049 में चाइना जो है दुनिया को काबू करेगा। तो अब 2047 किसने देखे? अभी 23 साल है, क्या हुआ? क्योंकि इंडिया तो वैसे भारत तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। यहाँ की लैंग्वेज और स्टेट्स जो है, जवाहरलाल नेहरू ने अच्छा किया था जो 1956 में जो थे स्टेट जो है लैंग्वेज वाइज बना दी है। बांग्लादेश को उसकी जरूरत नहीं पड़ी।
तो मुझे लगता है कि ये जो एक नया सिस्टम चालू हुआ है साउथ एशिया में, बांग्लादेश से चालू करके, ये सभी सरकारों को सोचना चाहिए क्या हम जिस ढंग से सरकार चला रहे हैं उसको बदलने की जरूरत है क्या? मैं तो समझता हूँ बदलने की जरूरत है, जनता को खुश रखने की जरूरत है। अब सोचते हैं इलेक्शन के टाइम पे कि लाडली बहना स्कीम कर दो, उसको 6,000 रुपये दे दो। एक किस्म की ब्राइब है, रिश्वत है। इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो लाडली बहन जाए दुश्मन बहन बन जाएगी। आज रक्षाबंधन का दिन, बहन भाई के प्यार का है, वो प्यार खत्म हो जाएगा इलेक्शन के बाद, वोट पड़ने के बाद। तो ये अनोखी बात हुई है। इकोनॉमी दिन पे दिन डाउन जा रही है, कोरोना का उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन मोदी ने जो नोटबंदी लागू की थी उसका भी बड़ा एडवर्स इम्पैक्ट हुआ है। बेरोजगारी छूटते, रोजगार थे सब बंद हो गए क्योंकि सब कैश पे चलते थे। उनका जिस ढंग से डिफेक्टिव जीएसटी लागू की गई है और जीएसटी जो एक ब्लैक मनी का हथकंडा बन गया जैसे कि जीएसटी के इंटेलिजेंस वालों ने इन्फोसिस का वो जो को फाउंडर है नारायण मूर्ति, उसने बेरोजगारी के मामले में कुछ कह दिया तो सरकार को पंचायत को नोटिस भेज दिया 3,000 करोड़ का। वो गैर कानूनी था, भेज तो दिया नोटिस। जब उसका रिएक्शन देखा उन्होंने तो उसको विड्रॉ करने को उसमें लगे, कैसे विड्रॉ करें, मुकाला हो गया। तो ये ब्लैकमेलिंग जो है सरकार का एक हथकंडा बन गया है रूल करने का, अपोजिशन वालों को दबाने का जो उसके खिलाफ बोले। और इसके अलावा अब जैसे कर्नाटका गवर्नमेंट ने उनके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एक और दूसरे डिपार्टमेंट का पैसा, एक का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में था, एक का पंजाब नेशनल बैंक में था, बंगलौर की दोनों 2 ब्रांचों में, वो पैसा ही गायब हो गया। वो कहते जो बैंक के एम्प्लॉइज हैं उन्होंने उसका गबन कर लिया, फ्रॉड कर लिया, पैसा देने की हालत में नहीं है। और उसको सरकार को तो पैसा पता ही चल रही। 2012-13 की जो CAG ऑफ इंडिया की ऑडिट रिपोर्ट थी उसमें इस बात का जिक्र था। तो 2012-13 से 2024-25 आ गया, 12 साल तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब सरकार ने कहा कि ये पैसा वापस देंगे तो हम सारे डिपार्टमेंट के अकाउंट बंद कर देंगे, तो बैंक वाले कह रहे नहीं हम इसको रिजॉल्व करेंगे। कैसे रिजॉल्व करोगे? कहाँ से लाओगे पैसा जो तुम्हारे अपने ऑफिसर्स खा गए? और ये तो एक स्टेट की है, सारे स्टेट्स का हाल यही होगा क्योंकि सिस्टम तो वही है ना। अगर जो 2-4 स्टेट साउथ इंडिया के ही इनमें अपने अकाउंट बंद कर दें तो ये बैंक में रन लग जाएगा और जनता से कहते हैं भैया अपने पैसे के तुम मालिक हो, और जनता आके लाइन लगा के खड़ी हो जाएगी 24-36 घंटे के, भैया हमारा पैसा दे दो वापस। तो ये बैंक कोलैप्स हो जाएंगे सबके सब, बैंकिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा। पता नहीं फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर रही है, जो बेईमानी करते भाई, एक कंपनी का, एक गवर्नमेंट का फिक्स वही था, आप वो उसके देने की वापस देने की हालत में नहीं हो। और जो अपोजिशन रूल स्टेट है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, ये तमिलनाडु है, केरला, ये 4 स्टेट ही अपने सारे पैसा विड्रॉ कर लें इन 2 बैंकों से, तो क्या है इनकी हालत होगी। क्योंकि जो ये तो जॉइंट स्टॉक कंपनी होते हैं ना, शेयर होल्डर्स का पैसा है इसमें, और डिपॉजिटर्स का पैसा है, और बॉन्ड होल्डर्स का पैसा है। तो क्या वो सारे बैंक बॉन्डों की वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी? जो डिपॉजिट का पैसा उसको तो इंश्योर्ड है तो वो 5 लाख का ही है ना। इसका 50 लाख है, आप उसको 5 लाख रुपये दे दो, क्या कुछ हो जाएगा? वो बड़ी भयानक हालत में लाकर खड़ा कर दिया नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में। लोन लिए जा रहा है
और राइट ऑफ किया जा रहा है। अब इस साल 2024-25 का जो बजट है ये 44 लाख करोड़ का है। 25 लाख करोड़ आपने माफ कर दिए, 16 लाख करोड़ जो कॉर्पोरेट को दिए थे और 9 लाख जो मुद्रा लोन दिए थे माइक्रो फाइनेंस वाले छोटे 50,000 तक के लोन थे, जिसके कारण तक गवर्नमेंट दिया कि गवर्नमेंट दिया 9 लाख करोड़ देगी नहीं बैंकों को, मैं तो नहीं समझता देगी। और जो 16 लाख करोड़ के राइट ऑफ किए हैं वो पैसा कहाँ से आएगा? 25 लाख करोड़ कौन देगा और कब देगा? 10% भी वसूल होने वाला नहीं है। तो जब किसी भी नेशन की इकोनॉमिक कोलैप्स होती है, जैसे सोवियत और रशिया की हुई थी, और गवर्नेंस जो है बैक टू वर्ड्स होने शुरू आती है, ब्लैकमेलिंग करके जो है आप उसको गवर्न करना चाहते हो, तो क्या बांग्लादेश वाली हालत भारत में पैदा नहीं हो जाएंगे? हालत तो वही की वही है जो बांग्लादेश में, पता नहीं कब जनता खड़ी होगी। इसके अलावा जो है स्थिति बड़ी भयानक ही लग रही है। सरकार बैंकिंग कोलैप्स होगी, सरकार कोलैप्स होगी, क्योंकि जिनको इन्होंने लोन दिए हुए हैं, जिस हाउसिंग फाइनेंस में दिया लोन है, वो भी देने वापस नहीं आएगा, बैंक कोलैप्स हो जाएगा, ब्रांच बंद हो जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट के पास उनके पास इकोनॉमिक ऑफिसर होंगे पुलिस का, इनकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे बैंकों की। स्टेट गवर्नमेंट का तो पुलिस है, हर डिस्ट्रिक्ट में इकोनॉमिक ऑफिसर विंग ऑफिस होता है, और हेड ऑफिस है जैसे उनका ये मंगलौर में है कर्नाटका का, तो आईजी लेवल का कम से कम ऑफिसर इंस्पेक्टर जनरल लेवल का उसका इंचार्ज होगा और लिखवा देगा FIR उसमें। बैंक वाले सारे बैंकों में अरेस्ट हो जाएंगे, प्रॉपर्टी बैंक की जब्त हो जाएगी। तो लॉजिकल है, ऑटोमेटिक कोलैप्स हो जाएगा बैंक का, कौन रोकने वाला उसे? बस सेंट्रल गवर्नमेंट का उनसे बात तो जितनी चाह उतनी करा लो। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण से बैंकिंग को छोड़ के बाकी सब बातों पे बात कर लो, हर मामले में टांग लाएगी वो वैष्णव है रेलवे मिनिस्टर, वो रेलवे के रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसकी बात ना करके और चीज से बात करवा दो, जितनी चाहो उन पर बयानबाजी करा लो। रोज यहाँ मन करता है अपने सब्जेक्ट को छोड़ के। तो अब साउथ एशिया में 200 साल हम लगाते हैं नेशन स्टेट का, तो एक्चुअली नेशन स्टेट कहना चाहिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी या ब्रिटिश क्राउन ने 1858 में एडमिनिस्ट्रेशन टेकअप कर लिया, वहीं से लगाओ ना आप। तो पौने 200 साल हुए नेशन स्टेट को, और अभी से जो है उसमें दरारें पड़ने लगी, लकीरें खींचने लगी। तो जो भी पार्टी आती है कहती तो है अब गरीबों का ये करेंगे वो करेंगे, रोजगार देंगे, इलेक्शन जीतने के बाद वो जनता की सेवा की जगह कॉर्पोरेट्स की बड़े बिजनेसमैन की सेवा में लग जाते हैं कि कैसे उनको बड़े बड़े लोन दिए जाए और फिर बाद में राइट ऑफ कर दिया जाए। वो जनता को भूल जाते हैं, अगले इलेक्शन फिर आएंगे, फिर हम ये करेंगे जनता के लिए, ये करेंगे वो करेंगे, गरीब के लिए गरीबी मिटाने के साड़ी दे देंगे, शराबी को बोतल दे देंगे पीने के लिए, लाडली बहना में औरतों को ये दे देंगे, BPL फैमिली की जो लोग होंगी। अरे भाई BPL फैमिली के लिए और भी बहुत है, जनता तो जातिवाद भी बहुत तगड़ा है, कास्टिज्म। तो मगर ये नई जो चीज़ बांग्लादेश में हुई है, ऐसा कभी पिछले पौने 200 साल में हुआ नहीं। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी का भी 90 साल रहा तो रहता, उससे पहले 1747-48 के बाद जो था, इस किस्म की चीज़ हुई नहीं कभी, ये बांग्लादेश में है।
वो पूरे साउथ एशियन सारे कंट्रीज की यही हालत है, जो बांग्लादेश की हालत है। रजिस्ट्रेशन वहाँ तो 30% पर हल्ला गुल्ला मच गया और सरकार बदल गई। हिंदुस्तान में तो 50% उसका किसी किसी स्टेट में उससे भी ज़्यादा है आरक्षण। प्रधानमंत्री जो है इलेक्शन का टाइम ही दिखाई देता है, वो भी दूर मत से भाषण देता है, जनता के बीच में नहीं आता। उसके बाद तो वो घर पर बैठा रहता है। तो अगर जो 10-20 हज़ार आदमी आके और दिल्ली को घेराव कर ले और प्रधानमंत्री के घर में घुस जाए, क्या कर लेगा पुलिस? मार देगी ना 500-700 आदमी की। तो आबादी तो बहुत है हिंदुस्तान की, और मिलिट्री दखलंदाजी करेगी, नहीं तो बात निश्चित है। मिलिट्री कभी जनता को गोली नहीं चलाएगी। और पुलिस में कौन है? एक गांव वाले इनके भाई बंधु है ना, जा उधर। तो क्या ये अपने आदमी को गोली चलाएंगे? तो अपने गांव में घुसना मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। तो ये एक नई चीज हुई है। सब सरकारों को सोचना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ इस किस्म की हालात ना पैदा हों कि जनता इतनी नाराज हो जाए, हमें घेर ले आके, और प्राइम मिनिस्टर के घर में घुस जाए, सुप्रीम कोर्ट को 400 से घेर लें और इस्तीफे दिलवा दें जजेस से। 2 घंटे का अल्टीमेटम दे दे, इस्तीफा दे दो, नहीं तो आ रहे हैं कोर्ट के अंदर। तुमको घसीट के ला के निकाल के बाहर मार कर निकालते हैं। क्या मतलब है जुडिशियल कस्टडी में डालने का? अनलिमिटेड पीरियड के लिए। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से 2 घंटे के अंदर इस्तीफे दिलवाए जा सकते हैं सबसे। तो इनको डेमोक्रेसी का तभी मतलब पता चलेगा और अपनी जिम्मेवारी का पता चलेगा। अब जो इलेक्शन में बेईमानियां चल रही हैं, तो 5.25 करोड़ रुपये फालतू गिनते कहाँ से आए भाई वो वोट? जो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं लोकसभा के इलेक्शन में, ये रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। 89 सीटों में कहते हैं कि ये घपलेबाजी, तो उनके क्यों उनको रद्द कर लिया जाए 409 करोड़ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट में उन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, और उम्र कैद की सजा दे दी जाए उन्हें 15 दिन के। कहाँ से आ गई ये वोट बताओ? तो तुमने मैसेज दिया था ना इलेक्शन कमीशन को इतनी वोट पोलिंग हुई है, और काउंटिंग की भी जो वो भी तुमने ही दिया। तो कहाँ से आ गए फालतू वोट? क्योंकि जो स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर है वो तो क्या सिंबॉलिक हेड है। एक्चुअल जो ग्राउंड पे वोटिंग कराते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कराते हैं लोकसभा के इलेक्शन में, और जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं तो वो कराते हैं इसमें विधानसभाओं के इलेक्शन में। मैंने भी बहुत ड्यूटी दी है एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सेक्टर ऑफिसर। 2005 में रिटायरमेंट से पहले 1971 से 2005 तक जो है 33-34 साल मैंने भी बहुत इलेक्शन की ड्यूटियाँ दी हैं, तो सिस्टम को समझता हूँ मैं। और एक दफ़ा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को गिरफ्तार कर लो, उसके बाद से हेरा फेरी बंद हो जाएगी। कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पकड़ के डाल दो, एक्चुअली वो फिजिकल में इन्वॉल्व नहीं है, वो पॉजिटिव डिसीजन में तो इन्वॉल्व है। वो एक्चुअल पोलिंग में और काउंटिंग में जो है, पोलिंग में तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही है फाइनल अथॉरिटी। वह काउंटिंग के स्टेज पे जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आ जाता है, कलेक्टर। तो जो हेरा फेरी हुई तो उसके लेवल पे है, उसकी जिम्मेवारी है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तो खत्म हो गई जब उसने एक दफा बंद करके दे दिया तुम्हें। हालांकि जहां पे 100% सीट एक पार्टी को जाती है, एमपी बनते हैं, जैसे गुजरात का हुआ, मध्य प्रदेश का हुआ, पहले राजस्थान का भी होता था, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे बेईमानी हुई है। क्योंकि एक स्टेट, एक सिटी इतना डाइवर्सिफाइड है कि कोई भी एक पार्टी जीत नहीं सकती कि 100% सीट जीत है, और जो कोई कहता जीती है तो बेईमानी हुई है। यहाँ पे कोई भी पार्टी जो है
पिछले 30 साल से मिली जुली सरकारें बन रही थी, 20-22, 24 पार्टियों की। वो थे सही इलेक्शन। और जो सही इलेक्शन होते हैं 2019 में और 2024 में, तो यहाँ पे वही हालत होती कि 20-22-25 पार्टियों की सरकारें बनती हैं। और वो सरकारें बनी, अच्छा काम किया उन्होंने। वाजपेयी की सरकार जो थी और नरसिम्हा राव की तो पार्टी में मेजोरिटी, ना पार्लियामेंट में मेजोरिटी, ना लोअर हाउस में ना अपर हाउस में। काम अच्छा किया वाजपेयी की सरकार ने, उसी को बढ़ाया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत राउंड भाई। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री 6 साल रहे। मनमोहन सिंह की भी सरकार में जो थे पहले तो अच्छा काम किया, पार्था अगले जो 5 साल थे उसमें वर्ल्ड में इकोनॉमी में उलट पलट हो रही थी, तो उसकी वजह से कुछ इफेक्ट हुआ हो। मगर नरेंद्र मोदी की सरकार थे तो कोरोना को छोड़ गए 2 साल के, स्मूथ पीरियड था इसका, मगर इसने इकोनॉमी का बट्टा डाउन कर दिया, कोई रिफॉर्म नहीं ला सका। हाँ, रिश्वतखोरी खूब बढ़ी है, क्योंकि जो एंटी ब्राइबरी जो लॉ थे इसने उनको सबको डाइल्यूट कर दिया थ्रू मनी बिल 2018। जैसे फॉरेन कंट्री वाला 76 का था लॉ, इंदिरा गांधी के ज़माने का, 88 का जो इंदिरा गांधी, इसका राजीव गांधी का प्रोडिक्शन कंट्रोल एक्ट था। यस, तो ये इससे बहुत से लॉ डाइल्यूट कर दिए जो करप्शन के अगेंस्ट थे। मोदी सरकार ने यही किया, बाकी सब कुछ नहीं किया। बाकी जो स्कीमें चल रही थी नाम बदल के कर दिए। हाँ, अलबत्ता इसने एक नई चीज़ एक पैदा की है कि ये गारंटी, जो कोई गारंटी तो पार्टी की होती है, पार्टी का मैनिफेस्टो होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का। पार्टी तो नेता की माँ होती है। अब जब ये मोदी की गारंटी, अरे हुई मोदी तो आएगा जाएगा, पार्टी की गारंटी होती है नेशन की इकोनॉमी के लिए। तो इसको अपने आप में बहुत घमंड हो गया, ये पार्टी से ऊपर उठ गया, जबकि पहले खुद ही कहता था पार्टी माँ होती है। भूल गया उस बात को। जब आदमी में डिक्टेटरशिप के स्ट्रेन आ जाते हैं ब्रेन में, तो यही होता है, किसी को सुनता नहीं है। तो खैर एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं नहीं, वो भी मुझे दिखाई देता। जैसे डार्विन थोड़े उसमें जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम में ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बने थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बने थे, और उसके बाद फिर ये शायद इंदिरा गांधी के टाइम में बना था NCERT जो है। तो साइंटिफिक टेम्पर करने के लिए स्टूडेंट्स का बड़ी अच्छी किताबें बनी थी। अब ये ला के जो है इन्होंने डार्विन की थ्योरी हटा दी, पैथागोरस की थ्योरी हटा दी NCERT की बुक से। ये क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स कमजोर कर रहे हैं। डार्विन की इवोल्यूशन की थ्योरी उसको खत्म करके आप क्या बताना चाहते हो? ये जो धर्मगुरु बैठे हैं, नकली धर्मगुरु, उन्हें सबको उनकी सलाह से बना रहे हो ये सिलेबस, बच्चों को दे रहे हो पढ़ने के लिए। वो धर्मगुरु पास था, धर्म पास। फ्यूचर है ये नई जनरेशन जो 2020 के बाद की पैदा हुई है, जो 2000 के बाद पैदा हुई है। 2024 चल रहा है, तो जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं बच्चे, आज वो 22, 23, 24 साल की उम्र के हैं। ये देश का फ्यूचर वो है। आप उनको कैसी एजुकेशन देना चाहते हो? और ऐसी गलत काम पे तो यही यूथ है जो आपके खिलाफ हो जाएंगे, जैसे बांग्लादेश में होगा। ज़्यादातर लड़के बिलो 30 है, उसमें से 2 तो मिनिस्टर भी बन गए वहाँ पे, दोनों बिलो 30 है। एक तो 23-24 साल का, दूसरा 27-28 साल का, जो कि लीड कर रहे थे इसको एजुकेशन को। तो प्राइवेट को तो कभी भी भगाया जा सकता है, और उस हालत में जबकि उसकी टेंडेंसी डिक्टेटर वाली है। अब जो RSS कहता था मोदी के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, मोहन भागवत जो बोला उसको निकाल के बाहर रख दिया। अब वो इसके मुंह में मिट्टी फेंक रहा है मोहन भागवत, इसको हटाना चाहता हूँ, वो हटा देंगे। RSS की पावर है,
अभी 1 सितंबर से मेंबरशिप ड्राइव चल रही है। उसके बाद अक्टूबर में समटाइम अध्यक्ष बना देंगे बीजेपी का नया, जो आरएसएस का आदमी होगा। और जब नेशनल अध्यक्ष बन गया, स्टेट के भी जो है पार्टी का अध्यक्ष बन जाएगा और नए सेक्रेटरी बदल जाएंगे, तो आरएसएस के बाद फिर लौट जाएगी बीजेपी वापस। तो जो करंट सिचुएशन है मोदी का और अमित शाह का, इसका क्या होगा? पार्टी अपना आप ही हटा देगी। जनता बड़े निराश है, परेशान है, बेरोजगारी हो रही है, भुखमरी बढ़ती जा रही है, सब मिस मैनेजमेंट हो रहा है, मिस गवर्नेंस हो रही है। तो मगर ये इसका जो ये पहले भी हुआ, ऐसी बात नहीं हुई है, मगर जो बांग्लादेश से एक नया रास्ता दिखाया है, इसमें मुझे कुछ नई चीज़ दिखाई दे रही है। वो दिखाई देता है कि शायद फ्यूचर में कुछ अच्छा हो जाए, अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। बेईमानों को, डिक्टेटर को निकाल के और सही डेमोक्रेसी ला सके हम। डेमोक्रेसी अपना में अच्छी चीज़ है। तो अब जो है उन्होंने टेक्नोक्रेट को, जो नोबेल प्राइज विनर है इकोनॉमिक्स का, उसको हेड बना दिया गवर्नेंस का। 4-6 महीने में, साल में इलेक्शन हो जाएंगे, विदिन ईयर हो जानी चाहिए। नई पार्टी आएगी, नई सरकार बनेगी, तो ये अच्छी बात है। यंग आदमी की सरकार में बनेगा। मोदी भी 72-73 साल का हो गया, बहुत मौज मस्ती कर ली है इसने, इसके साथियों ने बहुतों को हत्या कराई है गौ रक्षा के नाम पे। सारे इलेक्शन में हिंदू मुसलमान की बात करता रहा, उसके दम पर इलेक्शन। अब उसको सब दिखाई दिया कि इलेक्शन नहीं जीत सकते। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, वो जल जाती है। तो ये जो बांग्लादेश ने जो एक नया रास्ता दिखाया है, मैं जब हिस्ट्री में पढ़ता हूँ, किससे पढ़ता हूँ, जो सन 47 से यानी 35-36 से ये बंगाली जो है ये मैक्सिमम जो रिवॉल्यूशनरी हुए हैं। अंडमान जेल में जो गए हैं वो भी बंगाल से मैक्सिमम आदमी गए हैं जेलों में। जो क्रांतिकारी हुए हैं, बम फाड़े, ये क्या वो क्या, ये भी ज़्यादा बंगाली थे। तो बंगाल जो है ये ट्रेडल है रिवॉल्यूशन का, कहना चाहिए साउथ एशिया में पालना है, जिसमें रिवॉल्यूशन जो है वो पैदा हो रहा है और पनप रहा है। ये बंगाल में ही चालू हुआ है। तो या तो ये बंगाल में पैदा हुआ चला है, अच्छा है। भारत में भी कुछ, इंडिया में भी ऐसा ही हो जाए, जल्दी हो जाए, हालत सुधर सके, ये आदमी आ सके। ये जो 70-75 साल के बुढ़े जो सरकार चला रहे हैं, जिन्हें कुछ अता पता नहीं है, सिर्फ गद्दी पकड़ के बैठे हुए हैं, बेल्ट बांधे अपने। यहाँ पे भी जरूरत है जो बांग्लादेश हुआ, और जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। चल ठीक है, देखते हैं। सत्य में जय थे। नमस्कार।